नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी और मैं प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार आपके सामने फिर से मैं प्रेजेंट हूं अपने जो एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज चल रही है जिसमें मैं फिजिक्स के बाद अभी आपके सामने फिजिक्स का चैप्टर लेके आ रहा हूं। तो आज अपन बात करते हैं लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, किस तरह से इसका इफेक्ट होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है तो किस तरह से ये ऊर्जा का रूप होता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे जो परावर्तन, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें तो मैंने आपके केवल इंट्रोडक्शन, इसका जो इंट्रोडक्शन है लाइट का इंट्रोडक्शन और कुछ वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांतों के बारे में लिया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अपन परावर्तन और परावर्तन के नियमों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज अपन बात करते हैं लाइट के बारे में कि प्रकाश क्या चीज़ होती है। तो बढ़ते हैं अपन कंटेंट की। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले और भी जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपन कंटेंट की ओर और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो लाइट का इंट्रोडक्शन है वो क्या है। तो लाइट के इंट्रोडक्शन की अपन बात करें फ्रेंड्स, तो प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है और जब प्रकाश हमारी आंख के रेटिना पार्ट से टकराता है, क्या होता है कि जब प्रकाश क्या है एक ऊर्जा का रूप है और जब प्रकाश हमारी आंख से टकराता है तो हमें क्या होता है, प्रकाश की अनुभूति होती है। कहने का मतलब देखा आप, जैसे अपन अगर सपोज दैट अगर बात करें अपन अंधेरे में होते हैं और अपन आंखें बंद कर लेते हैं तो अपनी आंखों के सामने क्या आ जाता है, अंधेरा छा जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो अपन आंखों की पलकों को खोलते हैं तो एक ऊर्जा क्या करती है, हमारी आंख से टकराती है, ठीक है। और वो ऊर्जा अपनी आंख से जो ही टकराती है तो हमें एक विशेष प्रकार की लाइट की अनुभूति होती है। लाइट का एक अपने को एक बिंब सा प्रतीत होता है और उसी से क्या होता है, हमें प्रकाश नजर आता है। कोई भी वस्तु अपने सामने जो होती है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ओके, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना को प्रभावित करता है तो हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रकाश क्या होता है, जो ही किसी भी वस्तु से टकरा परावर्तित होकर हमारी आंख का जो रेटिना पार्ट होता है उस रेटिना से जो ही टकराता है तो हमें वस्तु क्या होती है, सामने वाली वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, बजाय किसके, अंधेरे की। ओके, तो रेटिना होता है जो प्रकाश की अनुभूति होती है वो क्या कहलाती है, अंधकार। अगर प्रकाश, जहां प्रकाश अनुपस्थित होता है, प्रकाश प्रेजेंट नहीं होता है, वहां क्या होता है, अंधकार होता है। अतः प्रकाश वह कारक होता है, अब आपको ध्यान से सुना कि प्रकाश किसे कहते हैं, कि वह कारक जो अदृश्य होता है परंतु विभिन्न वस्तुओं को हमारे लिए क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है, प्रकाश कहलाता है। डेफिनेशन के बाद फिर से बता रहा हूं कि वह कारक जो अदृश्य होता है किंतु हमारे लिए क्या करता है, दृश्यमान बनाता है, किसी वस्तु के हमारे लिए दृश्यमान बनाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। ओके, और जो प्रकाश का पथ होता है उस पथ को अपन क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कि प्रकाश का पथ क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। ओके, तो किसे कहेंगे प्रकाश की किरण, कि प्रकाश द्वारा किसी पारदर्शी माध्यम में अपनाया गया पथ प्रकाश की किरण कहलाती है, या फिर प्रकाश का पथ ही क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश द्वारा उत्सर्जित होती हैं वे क्या कहलाती है, प्रकाश स्रोत कहलाती है। यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश द्वारा स्वयं उत्सर्जित होती हैं वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। ओके डियर फ्रेंड, थोड़ा अंधेरा सा हो गया, पीछे लाइट जा चुकी है। ओके, जैसे अपन बात करें, जैसे सूर्य है, मोमबत्ती है, लाइट बल्ब, ये ट्यूबलाइट, ये सारे क्या होते हैं, ये प्रकाश स्रोत होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, जो ये प्रकाश इनमें से उत्सर्जित होगा तो कोई भी वस्तु में क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देती है। ओके, तो ये क्या करते हैं, मीडिएटर का कार्य करते हैं, प्रकाश स्रोत होते हैं, मीडिएटर का कार्य करते हैं। सूर्य जब जो है सूर्य सुबह सुबह उगता है तो देखो रेड कलर का होता है, फिर धीरे धीरे जो वो बाहर निकलता है तो उसमें से क्या निकलता है, किरणें निकलती तो वो उसमें क्या होगी, प्रकाश जो किरणें उत्सर्जित होंगी और वो किसका कार्य करती हैं, वो किरणें हमें दृश्यमान बनाती हैं और हमें स्पष्ट सूर्य बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है। तो प्रकाश जो सूर्य क्या होगा वो क्या है, प्रकाश स्रोत है। ओके फ्रेंड, हमारे दैनिक जीवन की अपन बात करें तो हमारे दैनिक जीवन का जो प्रकाश होता है इसका एक विशेष योगदान होता है, इसका विशेष महत्व होता है और इसी कारण इसके गुणों और प्रकृति का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि प्रकाश का क्या महत्वपूर्ण कारण होते हैं, किस वजह से प्रकाश महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में अगर पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी नेचर के बारे में कि प्रकाश की प्रकृति है वो कैसी होती है। तो प्रकाश के विभिन्न गुणों जैसे ऋजु रेखीय संचरण, परावर्तन, रिफ्लेक्शन,
या अपवर्तन आदि का ज्ञान हमें पुरातन काल से होता रहा है, पुरातन काल से हमें उपलब्ध रहा है। परंतु अगर प्रकाश की प्रकृति के विषय में अपन बात करें तो वैज्ञानिकों ने समय समय पर इसके अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिनके बारे में अपन डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो आपने देखा होगा प्रकाश में विभिन्न गुण पाए जाते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ऋजुरेखीय संचरण, ये सारे क्या है प्रकाश के गुण होते हैं। ये क्या है कि पुरातन काल से हम इनके बारे में जानते आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय की अपन बात करें, प्रकाश की नेचर की बात करें, प्रकाश की प्रकृति की बात करें, तो विभिन्न जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने समय समय पर इनके अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, जिनके बारे में अपन विशेष जानते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपने को पता है कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है। कि प्रकाश एक तरह क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, और इसके संचरण होता है। इसके संचरण दो प्रकार से माना गया है, दो प्रकार से इसका संचरण संभव होता है। एक होता है वो होता है कणों द्वारा, और दूसरा होता है तरंगों द्वारा। अब अपन बात कर लेते हैं इनके बारे में, डिटेल से जान लेते हैं कि कणों द्वारा किस तरह से होता है और तरंगों द्वारा किस तरह से होता है। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था न्यूटन। जो आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने प्रकाश की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए सन 1660 ईस्वी में सबसे पहले इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, जिसका नाम था न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसको अपन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के नाम से जानते हैं, कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत या दीप्त वस्तु सूक्ष्म कणिकाओं का उत्सर्जन करती हैं, और ये कणिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचरित होती हैं। तो न्यूटन ने 1660 में अपनाया जो कि न्यूटन की कणिका सिद्धांत दिया, उसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि कोई भी एक प्रकाश स्रोत है या कोई भी एक दीप्त यानी कि चमकती वस्तु है, वो हमेशा सूक्ष्म कणिकाओं के द्वारा सूक्ष्म कणिकाओं का उत्सर्जन करती हैं, और ये कणिकाएं क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती हैं, संचरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होती है। और इसी को उन्होंने क्या कहा था, न्यूटन की गति, न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा था। ये जो सिद्धांत था, जो न्यूटन ने अपना जो सिद्धांत दिया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, ये सिद्धांत विभिन्न जो प्रकाश के गुण होते हैं, जैसे ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन, अपवर्तन आदि को तो समझाने में क्या रहा, सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। लेकिन कुछ अन्य प्रकार की घटनाएं जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है आदि के स्पष्टीकरण को करने में असफल रहा। यानी कि जो कणिका सिद्धांत है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, वो प्रकाश के जो ऋजुरेखीय संचरण है, परावर्तन, अपवर्तन, इनको तो क्या करा, इनकी तो व्याख्या करने में सफल रहा। लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य घटनाएं जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, इनको समझाने में क्या रहा, असफल रहा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट है हाइजेक का तरंग सिद्धांत। तो सन 1678 ईस्वी में हाइजेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, और इन्होंने प्रकाश की प्रकृति के लिए एक अपना सिद्धांत दिया, जिसको वेव थ्योरी, प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। ओके, तो हाइगेन थे, उन्होंने 1678 ईस्वी में अपना एक सिद्धांत दिया, जिसको प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि जो प्रकाश होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गति करता है। उस समय केवल यांत्रिक तरंगें ही ज्ञात थी, जिनके लिए क्या होती, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती थी। यानी कि पहले जब इन्होंने अपना जो तरंग सिद्धांत दिया 1678 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने, तो उस समय क्या था कि जो यांत्रिक यंत्रों के द्वारा जो तरंगें दी जाती वही ज्ञात थी, और उनके लिए भी किसी न किसी मीडिएटर की, किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती थी। तो इस सिद्धांत के आधार पर उन्हें जो परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण, इनकी व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की। तो वो कौन सा सिद्धांत था, हाइजेनबर्ग का प्रकाश तरंग सिद्धांत, जिसकी उन्होंने 1678 ईस्वी में व्याख्या की थी। ओके, तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपना सिद्धांत है वो ये है, तो और इसके लिए इस तरंग सिद्धांत की वैधता के लिए यह भी माना गया कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए कोई ना कोई एक माध्यम प्रेजेंट होना ही चाहिए, वरना तो तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में गति नहीं कर सकती हैं। तो जिसके गुण तरंग संचरण के अनुरूप हो तथा वो क्या हो, सर्वव्यापी हो। यानी कि जो माध्यम भी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, चारों तरफ उसकी प्रधानता होनी चाहिए, चारों तरफ वो मौजूद होना चाहिए, और उनके गुण होते हैं वो एक संचरण के रूप में, एक संचरित रेखा के रूप में अनुरूप तरंग के रूप में संचरित होने चाहिए। तो इस माध्यम का नाम उन्होंने क्या रखा, ईथर नाम रखा। तो तरंग सिद्धांत की पालना के लिए जो माध्यम की आवश्यकता, उस माध्यम का नाम क्या रखा उन्होंने, ईथर, उस माध्यम का नाम रखा। इसके पश्चात जो प्रकाश के ध्रुवण की खोज की गई, कि पोलराइजेशन की स्थापना, पोलराइजेशन की खोज की गई थी। और पोलराइजेशन की खोज करने वाले कौन थे, वैज्ञानिक
फ्रेनेल थे। कौन थे? वैज्ञानिक फ्रेनेल। और उन्होंने इसकी व्याख्या के लिए यह सुझाव दिया कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ न अनुदैर्ध्य न होकर कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। यानी कि हाइजेनबर्ग ने तो क्या कहा कि जो प्रकाश की तरंगे होती है वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। लेकिन फ्रेनेल ने जो पोलराइजेशन की खोज की उसके आधार पर उन्होंने कहा कि प्रकाश की जो तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य न होकर कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ प्रवृत्ति की होती है, अनुप्रस्थ होती हैं। ओके, तो इसके बाद में जो ईथर माध्यम होता है उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो मार्कलसन मोर्ले नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक परिस्थिति में नकारात्मक उन्होंने परिणाम प्राप्त किए। इस प्रकार प्रकाश के संचरण के लिए ईथर या किसी भी अन्य माध्यम की उपस्थिति का पता को उन्होंने ये बताया कि किसी न माध्यम के लिए किसी न किसी इसकी ईथर की या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तरंग के संचरण के लिए माइकल मोरिसन ने अपने प्रयोग के पूरे के आधार पर उन्होंने ये बताया कि इसके किसी भी माध्यम या किसी भी अन्य ईथर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंगे तो 1873 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल कि मैक्सवेल ने अपने एक गणितीय समीकरण दिया और समीकरण के द्वारा उन्होंने एक प्रकार कुछ तरंगों की उपस्थिति का पता लगाया और उन तरंगों को उन्होंने क्या नाम दिया? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा। 1873 में मैक्सवेल ने क्या किया? गणितीय समीकरण प्रस्तुत की और उसके आधार पर एक नई प्रकार की तरंगों की उपस्थिति का पता लगाया जिसको उन्होंने क्या कहा? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा। इन तरंगों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि इन तरंगों के सभी गुण प्रकाश के गुणों के हमेशा क्या होते हैं? समान होते हैं, उनके इक्वल होते हैं। ओके, और किसी भी माध्यम के लेकिन निर्वात में चुंबकीय तरंगे होती हैं, उन तरंगों का निर्वात में संचरण पॉसिबल है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो निर्वात में संचरण कर सकती हैं, निर्वात में गति कर सकती हैं। तो बात करें इनका मान क्या होता है? तो निर्वात में वेग होता है वो प्रकाश का वेग के बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ओके, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है कि निर्वात में वेग प्रकाश के वेग के कितना होता है? तो कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ओके, फिर बाद में उन्होंने अपने जो मैक्सवेल ने अपना जो चुंबकीय सिद्धांत चुंबकीय तरंगे बताए उसके आधार पर यह कहा कि प्रकाश तरंगे होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। देखो हाइगेन ने तो क्या कहा कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती हैं। उसके बाद में जो फ्रेनेल ने ध्रुवण की खोज की, पोलराइजेशन की खोज की, उनके आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य न होकर कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और मैक्सवेल भाई साहब ने तो एक नया ही फंडा खड़ा कर दिया और उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि प्रकाश तरंगे ना तो अनुदैर्ध्य होती है ना अनुप्रस्थ होती है, और क्या कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ओके, तो सन 1887 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए हर्टज और उन्होंने इस विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रायोगिक सत्यापन किया, इनका अपना एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने बताया कि जो यद्यपि मैक्सवेल का जो प्रकाश चुंबकीय तरंग सिद्धांत है उसके आधार पर विभिन्न घटनाएं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, वर्ण विक्षेपण, इन सब की व्याख्या की जा सकी, परंतु 19वीं शताब्दी के जो अंत में वो परिणाम प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकाश के नए प्रभावों जैसे कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इन सब की व्याख्या करने में जो मैक्सवेल का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत वो असफल साबित हुआ। ओके, तो अब अपन बात करते हैं कि नया नाम आया अपने सामने प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव। तो प्रकाश का जो कॉम्पटन प्रभाव है वो क्या है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कॉम्पटन प्रभाव है वो क्या कहता है कि जो प्रकाश का जो संचरण होता है, प्रकाश का जो फ्लोटेशन होता है वो हमेशा विविक्त ऊर्जा पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। यानी कि जो प्रकाश का जो संचरण होगा वो क्या कहता है? क्वांटम कॉम्पटन सिद्धांत प्रभाव ये कहता है कि जो प्रकाश का जो संचरण होता है वो विविक्त ऊर्जा पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है और इन ऊर्जा पैकेटों को क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होता है? E बराबर h न्यू होता है, और जिसमें जो h होता है वो तो क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है जिसका मान 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकंड होता है। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर की समीकरण क्या होती है, या फिर प्रकाश कॉम्पटन प्रभाव को समझाने वाली समीकरण क्या है? तो E बराबर क्या होती है?
एच न्यू होती है। एच होता है वो प्लांक नियतांक होता है जिसका मान होता है वो 6.62 गुना 10⁻⁻34 न्यू जूल पर सेकंड होता है। और न्यू का होती है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है जिसकी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ओके, तो इस प्रकार कुछ परिघटनाएं जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन, ध्रुवण आदि प्रकाश की तरंग प्रकृति को इंगित करती हैं, जबकि कुछ जो विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण ये तो क्या करती हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति को बताती हैं। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव, रमन प्रभाव, ये क्या करती हैं, प्रकाश की कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार प्रकाश का जो प्रक्षिप्त स्वरूप होता है वो प्रयोगों के ऊपर डिपेंड, एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है अन्योन्य क्रियाएं किस तरह से करती हैं। तो जब प्रकाश तरंगें अन्य तरंगों के से अन्योन्य क्रियाएं करती हैं तो इससे उत्पन्न प्रभाव होता है वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पालना करता है। जबकि जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो इससे उत्पन्न प्रभाव होता है वो हमेशा प्रकाश के कण स्वरूप का पालन करता है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जब प्रकाश तरंगें अन्य तरंगों से क्रिया करती हैं तो उस स्थिति में जो प्रभाव प्रकाश उत्पन्न होगा वो हमेशा प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पालना करता है। जबकि जब प्रकाश तरंगें किसी द्रव्य, किसी पदार्थ से अन्योन्य क्रिया करती हैं तो उस स्थिति में उत्पन्न प्रभाव होता है वो हमेशा कैसा होता है, प्रकाश के कण स्वरूप को इंगित करता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से आपको समझा पाया हूं? तो आप जितने भी सोशल मीडिया रूप में उसमें ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा कि आपकी जितनी भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी इससे कुछ सीख पाएंगे और मेरा भी जो छोटा सा मैसेज वो आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अवश्य बताएं। और आपकी किसी भी टॉपिक के प्रति कोई भी क्वेरी रहती है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिएगा और जितने भी न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले जितनी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जियो नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। इसको आज के लिए इतने फ्रेंड्स, और आई बटन पे जाके या एंड स्क्रीन पे भी आप अन्य वीडियो देख सकते हैं। मैंने अलग से प्रत्येक पार्ट्स की प्लेलिस्ट भी बना सकती है, वहाँ भी जाके दे सकते हैं। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।